नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज़ का यह आखिरी वीडियो है। हमने पूरी मेगा सीरीज़ को 12 वीडियो में समाप्त किया है, जिसके तहत 11 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आज का जो वीडियो रहेगा ये 12वां रहेगा और आज मेगा सीरीज़ समाप्त होने वाली है। तो मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे बचे हुए प्रश्नों के बारे में। देखते हैं उनके आंसर क्या होंगे और इन सभी आंसर क्वेश्चंस के बाद आपके कुल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 305। यानी इस पूरी मेगा सीरीज में हम 305 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। तो जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथियों शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे मित्रों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है, यह यूट्यूब चैनल आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती हैं उन सब परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से करवाता है। इसीलिए आप सभी शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शिक्षा ओशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ब्लॉग इन सब की लिंक प्राप्त हो जाएगी। तो आप फेसबुक पर लिंक पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे साथियों, और ब्लॉग का आप विजिट कीजिएगा जहां पर आपको इस पूरी मेगा सीरीज़ का पीडीएफ प्राप्त करवाया जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास रहेगी आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। अधिकांश मात्रा में आज हम इस मेगा सीरीज में क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 276वां है इस पूरी मेगा सीरीज का, और आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में वित्तीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है? प्रश्न क्या है? भारत में जो वित्तीय बाजार है उस वित्तीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय या सेबी। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि भारत में जो वित्तीय बाजार होते हैं, ठीक है, इस वित्तीय बाजार को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? बहुत आसान सा प्रश्न है मेरे साथियों, और आप सभी लोग सक्षम हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा है ये कह रहा है कि वित्तीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, आपके वित्तीय बाजार को नियंत्रित आपका वित्त मंत्रालय नहीं करता है, नहीं आपका वाणिज्य मंत्रालय करता है, नहीं आपका सेबी करता है। ठीक है, जबकि वित्तीय बाजार को नियंत्रित करने का कार्य जो होता है यह होता है रिजर्व बैंक की तरफ से। यानी भारत में जो पूरा वित्तीय बाजार होता है, पैसे का जो मार्केट में लिक्विडिटी का आना, यानी कितने रेशो में पैसा आएगा, कितने रेशो में पैसा जाएगा, ये सब कुछ प्रबंधन जो होता है यह रिजर्व बैंक की तरफ से किया जाता है, यानी आरबीआई की तरफ से किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 276 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रिजर्व बैंक। ठीक है साथियों, चलिए जी मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 277, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो ऑप्शन ए है CRY, ऑप्शन बी है IBRD, ऑप्शन सी है ICRA और ऑप्शन डी है IRDA। तो मेरे साथ जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सी वाली यानी ICRA है। अब इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों के सामने बताऊं तो साथियों, आई का मतलब होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब होगा इंफॉर्मेशन, आर का मतलब होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, सी का मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो ICRA है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 277 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 278। प्रश्न क्रमांक 278 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। COPRA, कोपरा, भारत में कब लागू हुआ था? हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कि कोपरा है क्या।
कोपरा का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। CO कंज्यूमर, PR प्रोटेक्शन, A का मतलब एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो आपके सामने ईयर के रूप में ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है 1984 को, ऑप्शन बी है 1985, इसके बाद ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1988। अब कौन सा राइट आंसर इसका हो सकता है? प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था साथियों? प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि कोपरा भारत में लागू कब हुआ था, जिसमें मैं कोपरा का फुल फॉर्म आप लोगों को बता चुका हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो साथियों याद रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह 1986 में लागू हुआ था। तो इसका ईयर है 1986, यानी प्रश्न क्रमांक 278 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 279। प्रश्न क्रमांक 279 से पहले जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, चाहे प्रयास गलत ही क्यों ना हो, किंतु आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 279 हमसे क्या कह रहा है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ठीक है। प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ठीक है। तो विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उतार दर। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है साथियों, तो वो रिजर्व बैंक के पास जाता है, और रिजर्व बैंक जब उनको लोन देता है तो वो कौन सी दर है जिस पर वो लोन देगा? तो ऑप्शन है विनिमय दर, ऑप्शन बी है रेपो दर, ऑप्शन सी है रिवर्स रेपो दर, और ऑप्शन डी है प्राथमिक उधार दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इस खालिस्तान में क्या आएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो साथियों आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका रेपो दर, ठीक है। रेपो दर पर ही आपका रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। तो प्रश्न क्रमांक 279 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला रेपो दर, ठीक है मेरे साथियों। चलिए जब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 280। प्रश्न क्रमांक 280 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 280 हमसे कह रहा है कि निम्न से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, यानी इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन है निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर। तो साथियों आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये जो प्रश्न है ये इस मेगा सीरीज में 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, कि इनमें से कौन सा जो टैक्स है वह टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। तो साथियों आपको पता है कि प्रत्यक्ष कर सिर्फ और सिर्फ निगम कर है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क, ये जितने भी शुल्क हैं ये सब वस्तुओं के माध्यम से लगाए जाते हैं, यानी यह इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये नहीं होगा। जबकि जो निगम कर है यह निगम कर आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो प्रश्न क्रमांक 280 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला निगम कर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट, यानी ये जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से आपके, जो अब मेगा सीरीज में ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर से संबंधित है। जो इस वर्ष का जो बजट है, इस बजट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो मेरे साथियों प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21, केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद प्रतिशत में क्या है? यानी प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वर्ष केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी है करों और ड्यूटियों में राज्यों का हिस्सा, ऑप्शन सी है रक्षा व्यय, और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों आप लोगों को याद रखना है कि केंद्रीय बजट 2020 जो 21 है, इसमें सबसे बड़ा जो व्यय है वो रक्षा व्यय में दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 281 का राइट आंसर होगा ए वाला
इस बार का जो रक्षा व्यय है, ठीक है, रक्षा बजट, इसमें सर्वाधिक मात्रा में योगदान, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा रक्षा बजट को दिया गया है। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए, साजो सामान से लैस करने के लिए सर्वाधिक मात्रा में धन दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इन धन की बात करें तो लगभग 3,23,053 करोड़ रुपए यहाँ पर रक्षा व्यय में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 281 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 282 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में, केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। केंद्र सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपको पता है साथियों कि सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत टैक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए माल और सेवा कर, यानी माल और सेवा के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स सबसे ज़्यादा इनकम का एक सोर्स है। फिर दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स हो सकता है उसका, यानी निगम कर हो सकता है। फिर उसके बाद है आयकर, इनकम के ऊपर टैक्स। और डी है उधार और अन्य देनराइयाँ, ठीक है, यानी जब किसी देश को उधार दिया जाता है तो वहाँ से इनकम हुई है। तो सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स क्या है? तो मेरे साथियों आपको मैं बता दूं कि चारों आपके भारत सरकार के इनकम के सोर्स हैं, किंतु सबसे ज़्यादा जो इनकम का जो सोर्स है वह आपका आयकर है, इनकम टैक्स है। भारत सरकार को इनकम टैक्स पर सर्वाधिक मात्रा में आय मिलती है, ठीक है। तो आय का सबसे बड़ा जो सोर्स है भारत सरकार के लिए वह आयकर है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 282 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है साथियों। चलिए जी, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 283, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020-21 में कर स्लैब की दर नहीं है? यानी यही जो अभी का जो बजट गया है, ठीक है, इस बजट के अंतर्गत टैक्स के स्लैब होते हैं, यानी कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। तो ऑप्शन हमसे ये कहा कि प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टैक्स स्लैब नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी हमें लेनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है ये आप लोगों को जानकारी भी देंगे और आप लोगों को इन चीज़ों को याद भी रखना है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा साथियों कि 10% जो है ये टैक्स का स्लैब है, यानी आपको 10% टैक्स देना होता है, ये स्लैब है। 15% भी टैक्स का स्लैब है, 25% भी टैक्स का स्लैब है, जबकि 40% टैक्स का स्लैब नहीं है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स का स्लैब अधिकतम 30% है। कितना प्रतिशत है साथियों? 30% आपके सर्वाधिक मात्रा में टैक्स का स्लैब होता है, जबकि यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। 40 जाता ही नहीं है, अधिकतम होता है आपका 30%। तो प्रश्न क्रमांक 283 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सॉरी हाँ डी वाला, जिसमें हमसे पूछा गया था दर नहीं है तो 40%। अब अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्रमांक 284, 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? यानी 2020 और 21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है? इस बजट के अंतर्गत विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है? ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 1,73,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2,10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 65,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 1,05,000 करोड़ रुपए। तो साथियों कितना विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है? आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपको क्या लगता है कि विनिवेश का लक्ष्य 1,73,000 रखा गया है, या विनिवेश का लक्ष्य 2,10,000 रखा गया है, या 65,000 या 1,05,000 रखा गया है? ठीक है, आप तुरंत कमेंट में इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथियों अगर इसके उत्तर की बात करें तो याद रखिएगा 2020-21 में विनिवेश का जो लक्ष्य है
यह लक्ष्य रखा गया है 2,10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, विनिवेश का लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ठीक है, चले मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बजट से संबंधित ही प्रश्न है। कुछ बजट से संबंधित प्रश्नों को भी मैंने इस मेगा सीरीज के अंतर्गत समाहित किया है, ताकि ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनको भी क्या हम पढ़ लें यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा समस्या न हो। तो प्रश्न क्रमांक 285 की अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में सही है। यानी 4 कथन है, इन 4 कथन में से एक कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, पहले कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, रक्षा क्षेत्र के लिए बजट का अनुमान, ऑप्शन ए, रक्षा क्षेत्र के लिए बजट का अनुमान 3,23,053 करोड़ रुपए है। ऑप्शन बी, उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी है, 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की जाएगी। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन 2020-21 का सही है? तो याद रखिएगा साथियों कि 2020-21 में सबसे ज़्यादा बजट रक्षा बजट को दिया गया है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रक्षा बजट में 3,23,053 करोड़ रुपए के बारे में वर्णन किया गया है। यानी ए वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 285 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला। ठीक है मित्रों, चले साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 286 के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? तो मेरे साथियों आप लोग यहां पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि केंद्रीय बजट 2020-21 की जो थीम है, इन चारों ऑप्शन में से वह थीम नहीं है। ठीक है, यानी ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन आपके गलत है। मैं आप लोगों को 2020-21 की थीम बता देता हूं कि वह थीम क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2020-21 की 3 थीम बनाई गई हैं। कितनी थीम? 3 थीम बनाई गई हैं, जिसमें पहली जो थीम है, यह थीम का नाम है महत्वाकांक्षी भारत। क्या नाम है साथियों? महत्वाकांक्षी भारत। चाहे तो आप इसको नोट कर लेना। इसके पश्चात दूसरी थीम है सभी के लिए आर्थिक विकास। ऑप्शन मतलब कि दूसरी जो थीम है उसका नाम है सभी के लिए आर्थिक विकास। और तीसरी थीम है देखभाल करने वाला समाज। तीसरी थीम क्या है? देखभाल करने वाला समाज। ये 3 थीम आपके 2020-21 के बजट की हैं। तो ये तीनों थीमों के बारे में वर्णन हमारे इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, किंतु फिर भी मैंने आप लोगों के सामने इन तीनों थीमों के बारे में बता दिया है। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 287 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है? यानी सरकार ने एक टारगेट रखा है, एक उद्देश्य रखा है कि इस वर्ष तक भारत में क्षय रोग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भारत क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2022। तो मेरे साथियों जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सभी लोग सक्षम हैं। तो बताइए कि क्षय रोग को समाप्त करने का टारगेट सरकार ने क्या रखा है? जल्द से जल्द बताओ। क्षय रोग को खत्म करने का टारगेट सरकार ने क्या रखा है? क्या टारगेट 2030 है कि सरकार 2030 तक आपके क्षय रोग को समाप्त कर देगी? तो मेरे साथियों यह टारगेट गलत है। 2027 यह टारगेट भी गलत है। 2022 ये भी गलत है, जबकि राइट आंसर है 2025। यानी सरकार 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त कर देगी। तो प्रश्न क्रमांक 287 का राइट आंसर होगा सी वाला 2025।
अब अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य है, केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य है डिजिटल शासन के माध्यम से निर्बाध वितरण को प्राप्त करना। दूसरा कथन है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि सरकार का 2020-21 का जो उद्देश्य है यह दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है, यानी ये दोनों उद्देश्य रखे गए हैं जिसमें कहा गया है कि डिजिटल शासन के माध्यम से हम आपका निर्बाध आपका वितरण कर सके, यानी आपका डिजिटल होगा हर चीज़। तो डिजिटल रूप से भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है। हर एक जो सूचना है, हर एक जो योजना है उसका मोड आपका पूरा डिजिटल होना चाहिए। तो पहला जो कथन है, पहला कथन भी बिल्कुल सही है। जबकि दूसरे कथन की बात करें तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार से बी वाला जो ऑप्शन है, यह बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 288 का राइट आंसर होगा बी वाला। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 289। प्रश्न क्रमांक 289 की बात करें तो हमसे कह रहा है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, विवाद से विश्वास योजना वर्ष 2020 में आपके लोकसभा में पेश हुई थी। ठीक है, एक कानून का रूप धारण करने के लिए पेश हुई थी, वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, अब ये विवाद से विश्वास जो योजना है किससे संबंधित है, तो हम देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों से संबंधित है, या न तो प्रत्यक्ष कर और न ही अप्रत्यक्ष कर, किससे संबंधित है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, आज से याद रखना है कि विश्वास से विवाद जो योजना है यह पूर्ण रूप से निर्भर है प्रत्यक्ष कर पर। ठीक है, तो ये योजना किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट जो टैक्स हैं, इस डायरेक्ट टैक्स से संबंधित आपकी यह योजना है विवाद से विश्वास योजना। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 289 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब बात करेंगे मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 290 की। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 290 क्या कहता है मेरे साथियों, देखिए कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या थी। ठीक है, ये हम पहले से ही बात कर चुके हैं मेरे साथियों कि भारत में टैक्स के स्लैब सबसे ज़्यादा कितने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी क्लास के अंतर्गत में टैक्स के स्लैब बता चुका था, जिसमें 20% भी हैं, 35% भी हैं। ठीक है, 40% नहीं है, और मैंने कहा था कि अधिकतम आपके 30% है। और प्रश्न भी हमसे ये पूछा गया है कि उच्चतम दर क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 290 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 30%। ठीक है, तो अधिकतम जो प्रत्यक्ष कर की जो उच्चतम दर है भारत में वह है 30% की। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 290 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला 30%। चले साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 291 बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज का यह आखिरी क्लास है, यह आखिरी वीडियो है। 11 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, यह 12वीं क्लास है, और 12 क्लास में हम 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को हम रख रहे हैं, और आज हमारी पूरी मेगा सीरीज कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो आप तुरंत क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 291 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 291 क्या कहता है कि गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे साथियों। गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है साथियों पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन डी है
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। तो मेरे साथियों प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो मेरे साथियों ये जो गंगा आमंत्रण अभियान है, यह गंगा आमंत्रण अभियान गंगा जल के संरक्षण तथा गंगा की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई और यह अभियान शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 291 का राइट आंसर ए वाला जल शक्ति मंत्रालय होगा। ठीक है मेरे साथियों, चले दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 292 बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 292 भी, प्रश्न क्रमांक 292 क्या कहता है देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी IMF के बारे में से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है आपका IMF के 164 सदस्य हैं। दूसरा, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तीसरा, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो मेरे साथियों अगर हम एक एक कथनों की बात करें तो जिसमें पहला कथन की बात करें जिसमें बोल रहा है कि IMF के 164 सदस्य हैं, मेरे साथियों ये कथन गलत है क्योंकि IMF में वर्तमान में 189 सदस्य हैं। कितने? 189 सदस्य हैं। और दूसरा जो कथन है आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। साथियों जेनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। कहाँ पर है साथियों? वॉशिंगटन DC, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। तो अब प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था कि सही कथन देखना है और सही कथन सिर्फ और सिर्फ दूसरा है यानी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 292 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, केवल 2। चले जी मेरे साथियों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 293 बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व बैंक समूह के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? यानी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? जल्द से जल्द आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है डोनाल्ड टस्क, ऑप्शन बी है डेविड मालपास, ऑप्शन सी है क्रिस्टिन लेगार्ड, ऑप्शन डी है जिम योंग किम। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न हमसे यही पूछा गया है कि विश्व बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा विश्व बैंक के जो वर्तमान में जो प्रमुख हैं वे प्रमुख आपके डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। याद रखिएगा वर्ष 2019 में आपके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम थे। कौन थे? जिम योंग किम। उनके स्थान पर डेविड मालपास आपके अध्यक्ष बने हैं। तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आपके कौन हैं? डेविड मालपास हैं। चले साथियों अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 294 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 294 क्या कहता है जरा देखिएगा, भारत में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? भारत में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन है बिक्री कर, वैट, संपत्ति कर या वस्तु एवं सेवा कर। तो मेरे साथियों नाम से पता चल रहा है अपना प्रत्यक्ष टैक्स पूछा है, प्रत्यक्ष कर पूछा है। तो बिक्री कर तो अप्रत्यक्ष है, वेट भी अप्रत्यक्ष है और वस्तु और सेवा के ऊपर लगने वाला भी आपका क्या है? अप्रत्यक्ष है। यानी ये तीनों तो आपके क्या हो गए? गलत। जबकि राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति कर, क्योंकि संपत्ति कर क्या है? आपका प्रत्यक्ष कर है, बाकी सारे अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो प्रश्न क्रमांक 294 जो राइट आंसर है वो होगा सी वाला, संपत्ति का कर। चले साथियों अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अब अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 295 क्या कहता है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न क्रमांक 295 कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौद्रिक नीति समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन निकालना है, वो भी किससे संबंधित? मौद्रिक नीति समिति से संबंधित। तो ए वाला कथन क्या कहता है कि मौद्रिक नीति समिति MPC में 8 सदस्य हैं। यानी मौद्रिक नीति समिति में 8 सदस्य हैं। उसके पश्चात
मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन सी है मौद्रिक नीति समिति का गठन हर साल किया जाता है। ऑप्शन डी है आरबीआई अधिनियम 1935 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। तो 4 कथन है। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि मौद्रिक नीति समिति के बारे में कौन सा कथन आपका सही होगा। ठीक है, तो मेरे साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि मौद्रिक नीति समिति का जो कथन है वह कथन डी वाला बिल्कुल सही है, जिनमें कहा गया है कि आरबीआई अधिनियम 1935 के अनुसार ही मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मौद्रिक नीति समिति में आपके 6 सदस्य होते हैं, 8 नहीं होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आपके गवर्नर होते हैं, न कि आपके वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है साथियों, और मौद्रिक नीति का गठन हर साल नहीं किया जाता है, जबकि राइट आंसर आपका डी वाला है, जिसमें 1935 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 295 का राइट आंसर है डी वाला। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 296। अक्टूबर 2019 तक, प्रश्न क्या है, अक्टूबर 2019 तक नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, CRR क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मेरे साथियों इस मेगा सीरीज के अंतर्गत। तो CRR वर्तमान में दर क्या है, यानी CRR का वर्तमान में रेट क्या है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो ऑप्शन ए है 5.15%, ऑप्शन बी है 4.75%, ऑप्शन सी है 5.4% और ऑप्शन डी है 4%। तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि नगद आरक्षित जो अनुपात है यानी CRR है, CRR की वर्तमान दर आपकी 4% है। कितने प्रतिशत है साथियों, 4%। तो प्रश्न क्रमांक 296 का राइट आंसर होगा डी वाला। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे मित्रों। अगला प्रश्न, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR क्या होता है। तो मेरे साथियों ए वाला कथन, आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का हिस्सा है। ऑप्शन बी है एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का खुद बैंक के पास जमा हिस्सा। ऑप्शन सी है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जनता को दिया गया उधार। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब CRR क्या होता है उसके बारे में तो मेरे साथियों आप सबको पता है कि CRR क्या है। तो CRR आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि है। तो प्रश्न क्रमांक 297 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा वाला, ए वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले जी अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 298। अब प्रश्न क्रमांक 298 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 298 क्या कहता है मेरे साथियों कि NRIVIK योजना यानी निर्विक योजना, निर्विक योजना क्या है, निर्विक योजना के बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन ए है देश की हथकरघा क्षेत्र में मदद करने की एक योजना है। इसके बाद ऑप्शन बी है निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना है। ऑप्शन सी है देश में कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए स्वास्थ्य योजना है। ऑप्शन डी है GST रिफंड योजना है। मेरे साथियों अभी जो आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सभी टू द पॉइंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना साथियों। तो निर्विक योजना एक प्रकार की आपके निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना है। क्या है, निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना। तो प्रश्न क्रमांक 298 का राइट आंसर होगा बी वाला। कौन सा साथियों, बी वाला। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 299, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, जल्द से जल्द आप कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 17। तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंक जो हैं उनकी संख्या अभी 12 है। कितनी है साथियों,
12। ठीक है, तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की संख्या 12 है। अब प्रश्न क्रमांक 300 पर बात करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के छोटे उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र के छोटे उद्यमियों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा कितनी है? तो ऑप्शन ए है 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में, ऑप्शन बी है 5 करोड़ से कम, ऑप्शन सी है 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच, और ऑप्शन डी है सिर्फ 25 करोड़। तो छोटे उद्यमियों की वार्षिक कारोबार की सीमा मेरे साथियों, ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में है। तो यानी 300 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आपकी ये पूरी मेगा सीरीज अब 300 क्वेश्चनों तक पहुंच चुकी हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वह 301 क्वेश्चन यानी 300 प्लस क्वेश्चनों तक आपकी ये पूरी मेगा सीरीज पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 301 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 301 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन है आपका नरसिम्हन समिति 1998, शिवरामन समिति 1985, लीलाधर समिति 2008 और नायक समिति 2014। तो किस समिति का मेल नहीं खाती है यहां पर बात की गई है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा शिवरामन समिति 1985, क्योंकि यह 1985 में गठित नहीं हुई थी, यह गठित हुई थी 1979 में। ठीक है, 1979 में यह गठित हुई थी शिवरामन समिति, और इस समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 301 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे मेरे मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भी टू द पॉइंट चीजें याद रखिएगा मेरे साथियों। 71वां स्थान, 68वां स्थान, 78वां स्थान या 52वां स्थान। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है मेरे साथियों याद रखिएगा वह स्थान है 68वां स्थान। कौन सा है साथियों? 68वां। तो 302 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 68वां। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे मेरे मित्रों, प्रश्न क्रमांक 303। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इनमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की गई है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन सी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स, और इसके बाद डी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, अब कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो आपके विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती? तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है मेरे साथियों? तो मेरे साथियों आपको मैं बता दूं कि विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, किंतु ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये रिपोर्ट जारी नहीं की जाती हैं। यह रिपोर्ट जारी की जाती है आपके विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है साथियों? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, यह आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 303 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 304। प्रश्न क्रमांक 304 की हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 304 ये कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक
2019 में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 50वीं, ऑप्शन बी है 23वीं, ऑप्शन सी है 77वां और ऑप्शन डी है 97। तो साथियों याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंक है वह है 77वीं। कौन सी है? 77वीं। तो प्रश्न क्रमांक 304 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है साथियों, चले मित्रों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है यह इस सेशन तथा इस पूरी मेगा सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के पश्चात इंडियन इकोनॉमी की पूरी मेगा सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है 305 क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 305 हमसे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ पर ब्याज दर क्या थी? 2018-19 में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ पर ब्याज दर कितनी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए वाला 7.85%, ऑप्शन बी है 9.25%, ऑप्शन सी है मेरे साथियों 8.55% और ऑप्शन डी है 8.65%। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरें थी आपके 8.65%। ठीक है साथियों, ये श्रम मंत्रालय के द्वारा मंजूर की गई थी 8.65%। तो प्रश्न क्रमांक 305 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो मेरे साथियों इस प्रकार से 305 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद आपकी पूरी मेगा सीरीज भी समाप्त हो जाती है। तो मेरे साथियों यह मेगा सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे साथियों आपको इस पूरी क्लास के पीडीएफ, पूरी मेगा सीरीज के पीडीएफ आप लोगों को हमारे ब्लॉग पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप ब्लॉग की लिंक पर जाकर आप उन सारे पीडीएफ के आप सारे क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथियों आप सभी लोग 11 बजे चलने वाली, सुबह 11 बजे चलने वाली करंट अफेयर्स की क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। रात को 10 बजे चलने वाली मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका लाइव क्लास आधुनिक भारत। ठीक है मेरे साथियों, तो अब हम मुलाकात करेंगे मेरे साथियों रात को 10 बजे। आप जल्द से जल्द ऑनलाइन आइएगा 10 बजे, जहां पर हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथियों आप सभी लोग इस मेगा सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं अब रात को 10 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।